हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो जॉबर्स हैं और अपनी नौकरी के साथ साथ उन्होंने ओपन स्कूल से एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया हुआ है। लेकिन उनके साथ में एक समस्या है कि वो अपना एग्ज़ाम पास कैसे करेंगे, क्योंकि वह अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चनों को रखा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ही आपके लिए यूजफुल होगा, अदरवाइज इस वीडियो पर आने का आपका कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आप भी अंत तक इस वीडियो में बने रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन से हैं वो क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन 5 नंबर में हैं। टोटल 7 क्वेश्चन हैं। अब हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किन्हीं 5 प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। लिखित संविधान। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। ये बात याद रखना कि हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता है कठोर तथा लचीला संविधान। भारत का संविधान कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण है। कुछ बातें संसद के द्वारा साधारण बहुमत से बदली जा सकती हैं। अधिकतर धाराओं को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी होता है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रावधानों को बदलने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद उस पर आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन जरूरी है। यानी कि जो बात यहाँ कही गई है कि हमारे भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, इसके लिए संशोधन की 3 विधियाँ बनाई गई हैं। पहली विधि में साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। दूसरी विधि में है दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से सहमति मिलने पर ही संशोधन होगा। तीसरा है कि दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन भी चाहिए। वही बात इस पॉइंट में बताई गई है। तीसरी जो विशेषता है वो है संसदीय शासन प्रणाली। संविधान ने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू की है। राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल संसद सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है और शक्तियों के प्रयोग के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है, जो कि 6 प्रकार के हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगली जो विशेषता है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान ने भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। समस्त शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बांटा गया है और दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, परंतु भारतीय संविधान का झुकाव एकात्मकता की ओर है और केंद्र को बहुत ही अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है संविधान के अनुसार वो संघात्मक है,
इसका मतलब हुआ कि शक्तियों का केंद्र और राज्यों में विभाजन किया गया है। इनके लिए 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है, और राज्य सूची में 66 विषय हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों के पास है। और तीसरी है समवर्ती सूची जिसमें 47 विषय हैं। अब इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के किन्हीं 5 कार्यकारी कार्यों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। पहला पॉइंट, राज्य का अध्यक्ष। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है और भारत का समस्त शासन उसके नाम पर चलता है। सभी कानून उसके नाम से ही लागू होते हैं। दूसरा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति ही मंत्रियों के काम का बंटवारा करता है और बाद में उनके विभाग बदल भी सकता है। राष्ट्रपति मंत्रियों को पदच्युत भी कर सकता है, परंतु ये सभी कार्य वह प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अगला पॉइंट है उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति को बड़ी बड़ी नियुक्तियां करने का अधिकार है, जैसे कि राज्यपाल, उपराज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के प्रधान एवं सदस्य, भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के जज, चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, वित्त आयोग के सदस्य आदि। ये सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करता है। अगला पॉइंट है सैनिक शक्तियां। राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति है और सशस्त्र सेनाओं के तीनों भागों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और समस्त सेना उसी के अधीन मानी जाती है। अगला पॉइंट है विदेशी मामलों से संबंधित शक्तियां। राष्ट्रपति ही विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे देशों में भेजे जाने वाले राजदूत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और दूसरे देशों से आने वाले राजदूत राष्ट्रपति को ही अपने नियुक्ति पत्र पेश करते हैं तथा वही उनको स्वीकृत करता है। अब पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। भारत के निर्वाचन आयोग के किन्हीं 5 कार्यों की व्याख्या कीजिए। निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग भी कहा जाता है। उत्तर है निर्वाचन आयोग के 5 कार्य। पहला पॉइंट है संसद तथा राज्य विधान मंडलों के चुनाव करवाना। संसद के दोनों सदन तथा राज्यों के विधान मंडलों के चुनाव करवाना चुनाव आयोग का ही काम होता है। इसके लिए वह चुनाव तिथियां सुनिश्चित करता है, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करता है और चुनाव के दिन पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। पर्यवेक्षक होता है सुपरवाइजर। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। चुनाव आयोग राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव करवाने का भी काम करता है और चुनावों के परिणामों की विधिवत घोषणा करता है। अगला पॉइंट है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। आज राजनीतिक दलों के बिना ना तो चुनाव हो सकते हैं और ना लोकतंत्र चल सकता है। चुनाव आयोग ही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों के दलों को मान्यता प्रदान करता है
और उनके चुनाव चिन्ह निश्चित करता है। अगला पॉइंट है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह निश्चित करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है, जिसका प्रयोग दल के उम्मीदवार कर सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ और भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। अगला पॉइंट है निर्वाचन प्रबंधन। चुनाव आयोग ही चुनावों के प्रबंधन का उत्तरदायी है और सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्ष हो। चौथा क्वेश्चन है भारतीय दलीय व्यवस्था की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है राजनीतिक दलों की विशेषताएं। सार्वजनिक मामलों पर विचारों की समानता। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो सार्वजनिक मामलों पर एक से विचार रखते हैं। यह स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति समान विचार रखते हैं वही एक दूसरे के समीप आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जैसा लोग चाहते हैं राजनीतिक दल बिल्कुल ऐसे ही भाषणों का इस्तेमाल चुनावों के दौरान करते हैं। वह लोगों की जो विचार होते हैं उनसे अपने विचारों को मेल खिला देते हैं और इस तरीके से वह राजनीति में उतर आते हैं। दूसरा पॉइंट है संगठन। राजनीतिक दल का निर्माण करने के लिए लोगों का संगठित होना आवश्यक है। प्रत्येक दल का एक संगठन होता है, उसके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने वाले व्यक्ति उसके सदस्य बन सकते हैं और जो उन नियमों का पालन नहीं करते उन्हें दल से निकाल दिया जाता है। अगला पॉइंट है दल का उद्देश्य शासन पर नियंत्रण। राजनीतिक दल का उद्देश्य यही होता है कि वह सरकार की मशीनरी पर अपना नियंत्रण लागू करे। राजनीतिक दल के सदस्य सार्वजनिक मामलों के समाधान के लिए अपने सिद्धांतों को लागू करना चाहते हैं और वे सिद्धांत सरकार पर नियंत्रण करने से ही लागू किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है संवैधानिक साधनों में विश्वास। राजनीतिक दल के लिए यह आवश्यक है कि वह संवैधानिक साधनों के द्वारा ही सरकार पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करे। उसे चाहिए कि वह अपने विचारों और सिद्धांतों का अधिक से अधिक प्रचार करके मतदाताओं का बहुसंख्यक वर्ग अपने पक्ष में करके उन मतों के आधार पर बहुमत प्राप्त करे और सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय हित पूर्ति। राजनीतिक दल का उद्देश्य राष्ट्रीय हित की पूर्ति होना चाहिए। प्रत्येक दल को चाहिए कि वह अपने सिद्धांतों तथा नीतियों का जब भी निर्धारण करता है या चुनाव के समय अपना चुनाव घोषणा पत्र तैयार करता है तो राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने वाला उद्देश्य ही सामने रखे। 5वां प्रश्न, शासन को परिभाषित कीजिए। सुशासन के मार्ग में किन्हीं 3 बाधाओं का उल्लेख कीजिए। अब हम जानेंगे शासन का अर्थ क्या होता है। राज्य का उद्देश्य है लोगों के जीवन की रक्षा तथा उसे अच्छा बनाने के प्रयास करना। सत्ताधारियों के द्वारा शक्ति और अधिकारों का लोगों को वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध करवाने, उनके कल्याण के लिए नीतियां तथा योजनाएं बनाने, उन्हें लागू करने से संबंधित है। अब जानेंगे अच्छे शासन की प्रमुख बाधाएं। तो अच्छे शासन के मार्ग में जो पहली बाधा है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अच्छे शासन के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार में नेताओं, अधिकारियों
तथा सरकारी कर्मचारियों के द्वारा घूस लेना मात्र शामिल नहीं है, बल्कि इसके और भी कई रूप हैं। शक्ति का दुरुपयोग, निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए शक्ति और अधिकार का प्रयोग, कानून को गलत तरीके से लागू करना, घूस लेकर अपने दायित्व को पूरा करना, कानूनों की अनदेखी करना, न्याय का देरी से मिलना, न्याय का निष्पक्ष न होना, अपने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करना आदि सब भ्रष्टाचार के पहलू हैं। दूसरी बाधा है हिंसा की संस्कृति। किसी भी समाज में जब लोगों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है तो वहाँ शांति और व्यवस्था बनी नहीं रह सकती, और ऐसे वातावरण में कोई समाज विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में वाहन चालकों में क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और छोटी छोटी बात पर कहासुनी के साथ रक्तपात, गोलीबारी, हत्या तक कर दी जाती है, जिसे रोड रेज का नाम दे दिया जाता है। यह हिंसा की प्रवृत्ति का एक उदाहरण है। अगली जो बाधा है वो है अत्यधिक जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या भी अच्छे शासन के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, जिसके कारण अधिकतर समस्याएं फैलती हैं, जैसे कि आवास की कमी की, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी, बिजली पानी की समस्या, आने जाने की सुविधाओं पर बुरा प्रभाव आदि। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के किन्हीं 5 मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत। गुटनिरपेक्षता। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता उसकी गुटनिरपेक्षता की नीति है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के अधिकतर देश 2 परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित हो गए थे। इनमें से एक पश्चिमी देशों का गुट था, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड तथा फ्रांस आदि देश शामिल थे, और दूसरा साम्यवादी देशों का गुट था, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ द्वारा किया जा रहा था। दोनों ही गुट सैनिक संधियों से बंधे हुए थे। भारत ने इन दोनों ही सैनिक गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई। दूसरा पॉइंट, अन्य राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध। आज कोई भी देश अपनी सभी आवश्यकताओं को अकेले पूरा नहीं कर सकता। इसलिए देश के समग्र विकास के लिए हमारी विदेश नीति के निर्माताओं ने विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की स्थापना को अपनी विदेश नीति का एक अंग घोषित किया है। अगला पॉइंट है साम्राज्यवाद का विरोध। भारत लंबे समय तक साम्राज्यवाद का शिकार रहा है, इसलिए उसे साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का ज्ञान है। उसने अपनी विदेश नीति का एक बड़ा मुद्दा साम्राज्यवाद का विरोध करना बताया। संसार में साम्राज्यवाद के विरुद्ध वातावरण पैदा करने का महान कार्य भारत ने किया। अब विश्व के अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए हैं, किंतु साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति आज भी जीवित है। आज भी अधिकतर देश दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहते हैं। अगला पॉइंट है पंचशील। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार पंचशील है। सन 1954 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार इन 5 सिद्धांतों की घोषणा की थी, जिनके आधार पर संसार में अशांति व भय के वातावरण को दूर करने में सहायता मिल सकती थी। पहली, एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता बनाए रखना। दूसरा,
एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, आपस में समानता तथा मित्रता की भावना बनाए रखना। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यही वो 5 सिद्धांत हैं जिनको पंचशील का नाम दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास। भारत की यह मान्यता है कि विभिन्न देशों के झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए, युद्ध की संभावनाओं को कम करने के लिए तथा संसार के देशों में परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतः वह उसकी सफलता का भरपूर प्रयास करता है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय को मानना तथा उसके विभिन्न कार्यों में सक्रिय सहयोग देना भारत आवश्यक समझता है। आखिरी क्वेश्चन, पिछले दशक के दौरान भारत पाकिस्तान संबंधों का वर्णन करें। पिछले दशकों में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे रहे हैं उसके ऊपर हमें टिप्पणी करनी है। उत्तर है, स्वतंत्रता प्राप्ति और पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक भारत पाक संबंध सामान्य तथा मैत्रीपूर्ण नहीं रहे हैं। बीच बीच में कटुता कम अवश्य जरूर होती रही है और आशा की जाती रही है कि भविष्य में ये संबंध मधुर रहेंगे, पर हर बार भारत को निराशा ही हाथ लगी है। 1997 में पाकिस्तान के नए चुनाव हुए और भुट्टो की पार्टी की हार हुई तथा मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने घोषणा की थी कि वह भारत के साथ मैत्री संबंध बनाए रखेंगे। 1998 में भारत ने भी नाभिकीय परीक्षण किए और पाकिस्तान ने भी। इस घटना ने विश्व की राजनीति को चौंका दिया और भारत पाक संबंध बिल्कुल ही निम्न स्तर पर आ गए। मुशर्रफ ने भारत पाक संबंधों के कश्मीर का मुद्दा पहला आधार बनाया और भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा दिया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, उसे नहीं रोकता, भारत उसके साथ किसी प्रकार की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। 26 नवंबर 2008 को बहुत ही शर्मनाक तथा विनाशकारी घटना घटी जब कराची से समुद्री रास्ते से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई आकर ताज होटल, ओबरॉय होटल, नरीमन हाउस, रेलवे स्टेशन, कामा अस्पताल पर आक्रमण किया। इस घटना से दोनों देशों के संबंध फिर से निम्न स्तर पर आ गए और भारत ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया कि वह पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी ट्रेनिंग केंद्रों को बंद करे और आरोपियों को भारत को सौंपे। इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।